हाय, सो वेलकम टू स्टडी टुगेदर। सो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सीजर्स। सो एज नर्सेस वी नो दैट मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। सो एज नर्सेस हमें क्या चाहिए होता है कि हमें पहले डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, फिर अगर क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन ऐड करना है, उसके बाद इटियोलॉजी, उसके बाद आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन डायग्नोसिस, उसके बाद मैनेजमेंट को अगर आप डिवाइड कर सकते हो इनटू मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, सो ये सारे हम लोग को नर्सिंग में करने पड़ते हैं। तो एज सीजर अभी मेरा एग्ज़ाम पास है, सो आई विल बी ओनली डूइंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें मैं कवर करूँगी द डेफिनेशन, द क्लासिफिकेशन, द पैथोलॉजी, आई मीन द पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टडी टुगेदर। ओके, हाँ, तो पहले डेफिनेशन में आपको बस 3 चीज़ याद रखना है। दैट इज़ पहला तो है सडन अटैक, उसके बाद आपका ऑल्टर्ड सेरेब्रल फंक्शन, और थर्ड है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब डेफिनेशन बना दो कि सीजर इज़ अ सडन अटैक ऑफ ऑल्टर्ड cerebral function where there is a abnormal electrical discharge from the brain. Simple. क्लासिफिकेशन में आपका आएगा पार्शियल क्लासिफिकेशन एंड जनरलाइज क्लासिफिकेशन। सो पार्शियल में भी आपका आएगा कम्प्लेक्स या सिंपल। ओके, सो जो सिंपल होता है उसमें आपका एक विथ मोटर साइंस होता है और जो और विथ सेंसरी साइंस होता है। सो इट्स pretty simple, right? पार्शियल, जनरल। सो पार्शियल में कम्प्लेक्स एंड सिंपल में डिवाइड करो और उसके बाद आपको विथ मोटर फंक्शन या फिर विथ सेंसरी फंक्शन आपको बस बोलना है। उसके बाद आता है जनरलाइज सीजर। सो जनरलाइज सीजर में क्या होता है कि आपका टॉनिक क्लॉनिक सीजर होता है, आपका फिर एब्सेंट सीजर होता है, एकाइनेटिक सीजर होता है, मायोक्लॉनिक सीजर होता है एंड इन्फेंटाइल स्पैज़म होता है। अभी हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, राइट? सो जनरलाइज सीजर में आप ऐसा कर लो कि जनरलाइज सीजर होगा तो आपका इधर फर्स्ट आएगा एब्सेंट सीजर, आपको याद रहेगा। टॉनिक क्लॉनिक बहुत सुनते हो, वो याद रहेगा आपको। क्लॉनिक से याद रखो मायोक्लॉनिक। ओके, उसके बाद माई चाइल्ड ऐसा याद रखो, तो माई इन्फेंट, लाइक माई इन्फेंट, सो इन्फेंटाइल स्पैज़म आपको याद रहेगा। और उसके बाद एकाइनेटिक, लाइक एक चाइल्ड है, उसको मेरा चाइल्ड जो है इन्फेंट, वो काइनेटिक, मतलब वो दौड़ रहा है, तो दैट्स अ काइनेटिक, राइट? काइनेटिक स्पीड में दौड़ रहा है। सो दैट इज ए काइनेटिक। सो दैट्स हाउ वी कैन लाइक लर्न इन दिस, याद रख सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद आपका आता है पार्शियल। अभी क्या होता है कि पार्शियल में सिंपल लिखना है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास होता है जो एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, 1 या मोर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, हियर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द हेमिस्फीयर। एक्चुअली हाफ हेमिस्फीयर में, मतलब एक हेमिस्फीयर इफेक्ट होता है, बट वी कांट क्लियरली से दैट क्योंकि इधर कहीं ऐसा बोला है, बट आपको डेफिनेशन में पता चलेगा दैट इट्स नॉट क्लियरली लाइक दैट। सो आपको क्या याद रखना है कि 1 सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, पार्शियल सीजर is the abnormal electrical discharge from the brain which is limited to 1 or more cerebral cortex. Okay, and आपको याद रखना है FPT। so for example partial में like आप brain से connect कर लो जैसे भी, ठीक है? FPT। Okay, so for frontal, parietal and temporal lobe effect होता है। So here we're talking about the lobes. So how you gonna do that is cerebral cortex, cerebral 1 or more cerebral cortex ना, आप ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब लोब, पार्शियल में लोब याद रखना जैसे भी हो, ठीक है? उसके बाद सिंपल पार्शियल में क्या होगा कि आपका एक हेमिस्फीयर इफेक्ट होगा, ठीक है? और वो एक हेमिस्फीयर जो इफेक्ट होगा वो इन रिजल्ट लाएगा कि वो मोटर सिम्टम्स ला सकता है या फिर वो सोमेटो सेंसरी सिम्टम्स ला सकता है, ठीक है? इसको हम लोग साइकिक और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। तो इसको हम साइकिक या ऑटोनॉमिक
सिम्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद सिंपल पैराइटल है। तो सिंपल पैराइटल में इसमें आ गया हेमिस्फीयर की बात। तो वन हेमिस्फीयर इफेक्ट होता है और वो जाके हम लोग का बाद में जाके आपका था ना कि विद मोटर साइंस या फिर विद सेंसरी साइंस। तो वही बोल रहे हैं कि आफ्टर which affected person may have only motor symptoms हो सकता है, या फिर उसको somatic sensory symptoms हो सकता है, या फिर उसको psychic और autonomic symptoms हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोच सकते हैं कि उसको फेयर हो गया या फिर ऐसा टाइप का, राइट। एंड देन कम्प्लेक्स पार्शियल। सो कम्प्लेक्स पार्शियल में दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा। दैट्स ऑल यू हैव टू रिटन, राइट। देन जनरलाइज सीजर में क्या होगा कि आपका जो ये एबनॉर्मल इम्पल्स था ना, वो अभी पूरा ब्रेन स्टेम में एंटायरली ब्रेन स्टेम में मतलब अभी फैल गया है। सो इन जनरल सीजर न्यूरोनल एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं ना, तो वो स्प्रेड टू एंटायर ब्रेन स्टेम। ओके, देन इसका क्लासिफिकेशन होगा टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो आप लोग ये याद कर लो कि आपने शायद कुछ नहीं सुना होगा बट टॉनिक क्लॉनिक सीजर के बारे में सुना होगा, राइट। तो वो होता है कि वो क्लासिक, क्योंकि आपने वही सुना है, तो इट्स अ क्लासिक कन्वल्सिव सीजर। इसमें टॉनिक फेज क्या होता है कि एक जो हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं, प्रेडिक्टेबल, और जो एक प्रेडिक्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में जाता है, orderly sequence of what? Muscle contraction. So it's a predictable and orderly sequence of muscle contraction, that is the tonic phase. Okay, उसके बाद आता है आपका क्लॉनिक फेज। क्लॉनिक फेज क्या होगा, उसके बाद जो मसल जर्क होता है उसको क्लॉनिक फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे बोलेंगे कि फॉलोड बाय रिपीटेड मसल जर्क, रिपीटेड कोर्स ऑफ मसल जर्क। ओके, सो दैट इज क्लॉनिक फेज। देन उसके बाद आता है एब्सेंट सीजर। So okay, that is the grand mal. Okay, then this is the petit mal. Okay, then absent seizure. I don't know why the name is for, but let's be. Then absent seizure में क्या होता है कि कुछ तो इसमें एब्सेंस होगा। क्या एब्सेंस होगा उसका कॉन्शियस एब्सेंस है। ओके, उसका कॉन्शियस एब्सेंस है। तो इट्स अ सीजर कंसिस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद बट में इंक्लूड, पर ये इंक्लूड करेगा, क्या इंक्लूड करेगा, ये टॉनिक क्लॉनिक इंक्लूड करेगा। और एक होता है ऑटोमेटिज्म। ओके, ऑटोमेटिज्म। सो ये टॉनिक क्लॉनिक या फिर ऑटोमेटिज्म इंक्लूड कर सकता है। ओके, या फिर अदर कंपोनेंट्स भी इंक्लूड कर सकता है। देन उसके बाद आता है एटोनिक और एकाइनेटिक सीजर। सो एटोनिक भी याद कर सकते हो आप, एकाइनेटिक भी याद कर सकते हो। देन जैसे ड्रॉप अटैक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सडन मेमोरी लॉस, मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, muscle tone and postural control. It causes the child to fall to the floor violently. Okay, so ये इसका characteristic क्या है? So it's something like related to speed, right? So sudden momentary loss, like momentum मतलब क्या होता है कि उसका रुक जाना, something like that, वैसा था ना। तो ये sudden momentary loss हो गया उसका, रुक ही नहीं रहा है इंसान। sudden momentary loss ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका कॉन्शियसनेस से ही रुक गया, मतलब कॉन्शियसनेस से नहीं रुक रहा है, समथिंग लाइक दैट। एंड मसल टोन एंड पोस्चरल कंट्रोल। सो मसल टोन और उसका पोस्चरल कंट्रोल, मतलब आप कैसे याद कर सकते हो पता है, जैसे वो भाग रहा था, भागते भागते वो रुक ही नहीं पा रहा है, तो उसका सडन मोमेंटरी लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया? कॉन्शियसनेस का लॉस हो गया, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का, उसका सडन मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका मसल ऐसा टोन हो जाएगा, ऑब्वियसली से सीजर में मसल टोन हो जाता है। एंड देन पोस्चरल कंट्रोल, सो इट्स ऑल वी टॉकिंग अबाउट द पोस्चर, भाग रहा है पोस्चर, सो पोस्चरल कंट्रोल लॉस क्या हो गया उसका, और गिर गया ना, तो पोस्चरल वैसे भी कंट्रोल नहीं रहा, तो वो सडन मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, मसल टोन और पोस्चरल कंट्रोल. ओके. इट कॉजेज द चाइल्ड टू फॉल टू द फ्लोर वायलेंटली गिर जाएगा. ठीक है, पोस्चर कंट्रोल चला गया, वायलेंटली गिर गया. ओके. देन मायोक्लॉनिक सीजर. It's characterized by sudden brief contracture of the muscle or group of muscles with or without loss of consciousness. So इसका characteristic क्या है? Sudden brief contracture of the muscle and group of muscles. Myoclonic. So myoclonic is like something related to our muscle, right? So ये muscle के बारे में, muscle में क्या होगा, contraction. So इसमें क्या हो गया कि sudden contraction हो गया उसका, सडन कंट्रैक्शन हो गया, फिर तो एक मसल का कंट्रैक्शन हो गया, फिर ग्रुप ऑफ मसल्स का कंट्रैक्शन हो गया. कॉन्शियसनेस इधर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एब्सेंस में तो एब्सेंस ही था, इसमें भी आपका मोमेंटरी लॉस हो गया कॉन्शियसनेस का. और इसमें क्या होगा कि उसका मतलब कॉन्शियसनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर उसका कंट्रैक्चर हो जाएगा ऑफ मसल्स या फिर ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स. ओके. देन इन्फेंटाइल स्पैज़म. इन्फेंटाइल स्पैज़म में क्या होगा, इट इज़ अ commonly occur at 6 to 8 months of age, characterized by massive spasm of muscle manifestations such as sudden brief symmetric muscular contracture with or without loss of consciousness. Infantile spasm. ओके. सो इन्फेंटाइल स्पैज़म में क्या बोल रहा है कि ये तो 6 to 8 मंथ्स में हो जाएगा. इन्फेंट का होगा 6 to 8 मंथ, ऐसे याद रखेंगे, ऑफ एज. कैरेक्टराइज बाय मैसिव स्पैज़म ऑफ मसल एकदम स्पैज़म हो जाएगा. मैनिफेस्टेटेड एज सडन ब्रीफ, सडन ही होता है, ब्रीफ. सिमेट्रिक, ब्रीफ छोटा होगा. सिमेट्रिक मस्कुलर कंट्रैक्शन में दोनों साइड से सिमेट्री होगा. विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इधर भी विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है. इसका मतलब क्या हुआ कि उस बच्चा है, इन्फेंटाइल स्पैज़म है, तो 6 to 8 मंथ्स हम लोग पकड़ लेंगे. ठीक है. उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसको सडन हुआ, उसको मतलब स्पैज़म हुआ, मसल स्पैज़म हुआ, उसका कंट्रैक्शन नहीं हुआ, उसका स्पैज़म हो गया. इट्स ऑलमोस्ट सेम, जस्ट टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके. रट्टा मारना है ना अपनों को. सो स्पैज़म हो गया, मैसिव स्पैज़म हो गया उसका ऑफ द मसल्स. मैनिफेस्टेटेड, कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, सडन होगा, ब्रीफ होगा और सिमेट्रिक मस्कुलर कंट्रैक्चर, मतलब सिमेट्री होगा. ओके. सो एक बच्चा है, उसको सडनली छोटा सा सिमेट्री मसल स्पैज़म आ गया. ओके. मसल कंट्रैक्शन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. फाइन. Then let's come to पैथोफिजियोलॉजी. एक तो है, मतलब मैं ना गाइस पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, तो मुझे जो मिल रहा है मैं वो कर रही हूँ अभी. पैथोफिजियोलॉजी, तो इधर क्या बोला है कि स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इनिशिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ हाइपर एक्साइटेबल सेल्स नोन एज epileptogenic focus. Spontaneous electrical discharge तो होगा है, initiated by a group of hyperexcitable cells. ओके. सेल्स कोई इंसान है और वो बहुत हाइपर एक्साइटेड था और उसने सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कर दिया. स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इनिशिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ हाइपर एक्साइटेबल सेल नोन एज एपिलेप्टोजेनिक फोकस. उसका नाम था एपिलेप्टोजेनिक फोकस. वो बहुत हाइपर एक्टिव था, हाइपर एक्साइटेबल था और उसने स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कर दिया. देन इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुली. इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुली. फॉर एग्ज़ाम्पल उस इंसान को कुछ तो फिजियोलॉजिकल स्टिमुली मिला. फिजियोलॉजिकल स्टिमुली जैसे कि मतलब कोई इंसान आ गया फिजियोलॉजिकली, हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं.
कोई इंसान आके उसको वैसे बुला दिया तो उसका इंक्रीज़ हो गया इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. ओके, सो इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटीज इन रेस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुली. ठीक है. न्यूरोनल एक्साइटेशन इन फोकल एरिया ऑफ ब्रेन, न्यूरोनल एक्साइटेशन इन एंटायर ब्रेन स्टेम. उसके बाद जनरलाइज सीजर, इधर पार्शियल सीजर हो गया. ईजी है. पहले तो क्या हुआ कि एक इंसान ऐसे डांस कर रहा था तो ही वॉज हाइपर एक्साइटेबल. ओके, सो दैट हाइपर एक्साइटेबल pushes some spontaneous electrical discharge. So it's like spontaneous electrical discharge initiated by a group of hyperactive hyper excitable cells. उसका नाम क्या था? एपिलेप्टिक बोल रहे हैं ना, एपिलेप्टोजेनिक फोकस. उसको किसी ने आके बुला दिया उसके बाद फिजियोलॉजी, तो उसका एक्साइटेबल इंक्रीज़ हो गया. इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इन रेस्पॉन्स टू वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई. मतलब वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई आया उसको. ठीक है, उसके लिए उसका इंक्रीज़ हो गया. इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इन रेस्पॉन्स टू वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई. ओके, अभी उसका क्या होगा? न्यूरोनल एक्साइटेशन इन फोकल एरिया ऑफ ब्रेन, मतलब एक फोकस वाला एरिया में ऑफ ब्रेन उधर दे रहा है, तो ये पार्शियल सीजर हो गया. इन एंटायर ब्रेन स्टेम, देन इट्स बिकम्स अ जनरलाइज सीजर. ओके, डायग्नोस्टिक इधर नहीं लिखा, इधर डायरेक्टली हमको मैनेजमेंट देखना है. ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द सीजर और टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट द कॉज. प्रीटी इजी ना? मैनेजमेंट. ओके, नॉट टू हार्ड, लेट्स डू इट. सो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल द सीजर एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी. कोई इंसान सीज़र लेके आ गया आपके इधर वार्ड में, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उसका सीज़र को थोड़ा कंट्रोल में लाने का ट्राई करोगे और ताकि वापस ना हो उसका ट्राई करोगे, राइट. तो व्हाट यू से? कंट्रोल द सीज़र और टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी. ओके, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द कॉज. अब हम लोग उसका जानेंगे. कोई इंसान सीज़र लेके आ रहा है, ठीक है, तो आ गया, तो हम उसका सीज़र देख रहे हैं, तो हम उसको रोकने का ट्राई करेंगे, हम उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे और वापस से ना हो. अभी हम लोग उसका एग्जामिनेशन करेंगे ना कि इसका कॉज क्या है, क्या हुआ है बच्चे को, तो उसका वापस से हो सकता है, तो वापस से ना हो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि रिड्यूस द कंट्रोल द सीजर और रिड्यूस देयर फ्रीक्वेंसी. ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द कॉज हम लोग जानेंगे. एंड हेल्प द चाइल्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और हम लोग क्या करेंगे? बच्चे को हेल्प करेंगे ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके. ठीक है, कॉज पता लग गया तो वो नॉर्मल लाइफ जीने में उसका हेल्प करेंगे, राइट. सो दैट्स ऑल. उसके बाद उसके बाद ओके, सो इधर वापस से बोल रहा है टू कंट्रोल द सीजर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी. कैसे करेंगे? न्यूमरस एंटी कन्वल्सिव ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड. हम लोग इसको एंटी कन्वल्सिव ड्रग देंगे, है ना. तो एंटी कन्वल्सिव ड्रग क्या देंगे? फिनोबार्बिटोन, फिनाइटोइन, कार्बामेज़ापाइन, लोराज़ेपम एक्सेट्रा. फिनोबार्बिटोन, फिनाइटोइन. ओके, आपने ये ड्रग तो बहुत सुना होगा, फिनोबार्बिटोन. लाइक कुछ थर्ड, मतलब लाइक फास्टेस्ट था और समथिंग लाइक दैट. सो वट एवर. सो फिनोबार्बिटोन हम लोग उसको देंगे और उसके बाद फिनाइटोइन. ओके, फिनोबार्बिटोन, देन उससे से आता है फिनाइटोइन, देन कार्बामेज़ापाइन और लोराज़ेपम. याद रखना होगा. ओके, The doses of the drugs are determined by monitoring the serum drug level
फिर इसका डोज देखेंगे। पहले तो उसको ड्रग देंगे, ड्रग देने के लिए अभी उसका क्या देखेंगे, डोज, सॉरी ओके। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे टू कंट्रोल द सीजर और टू रिड्यूस देयर फ्रिक्वेंसी। तो कैसे करेंगे, हम उनको ड्रग देंगे, फिर हम उनका डोजेस देखेंगे। डोजेस कैसे देखेंगे, बाय मॉनिटरिंग द सीरम ड्रग लेवल, ओके। उसके बाद जैसे उसका कंट्रोल हो गया तो उसको ये अपनी कंटिन्यू लेना है फॉर हिज प्रोलॉन्ग लाइफ टाइम के लिए लेना है, ओके। या फिर कंटिन्यू लेना है, ड्रग्स आर कंटिन्यूड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। लाइफ टाइम नहीं भी हो सकता है, बट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम दे हैव टू कंटिन्यू द ड्रग, ओके। दैन इसके बाद हम लोग देखेंगे करेक्ट द कॉज। One seizure activity is determined to be caused by hematoma, tumor or other progressive cerebral lesion. Surgical removal is the treatment. Okay. So इधर बोल रहा है कि अगर कॉज में हमको पता चला कि किसी ट्यूमर के लिए हो रहा है, किसी हेमाटोमा के लिए हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका सर्जरी करेंगे, ओके। लेशन के लिए हो रहा है तो रिमूव कर देंगे सर्जरी करके, ओके। इसको कैसे याद रखोगे, है ना, सीजर। आपको याद है, अगर आप एक ग्लास में अगर एक बॉल रखोगे और उसको अगर हिलाओगे तो टन 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 करेगा ना, तो आप ऐसे ही याद रखना कि जैसे कि बॉल रखा ना, तो बॉल है हेमाटोमा, ट्यूमर या फिर कोई सेरेब्रल लेशन है, तो उसके लिए वो ग्लास से टर्टर कर रहा है, जैसे इंसान करते हैं सीजर पे, राइट, तो ऐसे कर रहा है। तो सीजर हम लोग का उसके लिए हुआ उसको, ठीक है, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ओके। सो करेक्टिंग द कॉज, तो हमने वो टन वाला याद कर लिया, हेमाटोमा, ट्यूमर या फिर सेरेब्रल लेशन होने से उसको रिमूव कर देंगे, वो बॉल को निकालेंगे कि टन करना बंद कर देगा, है ना। उसके बाद कीटोजेनिक डाइट, it consists of precisely calculated portion of protein and fats without carbohydrate. This diet produce more ketone and ketone inhibit seizure, okay. ओके, सो कीटोनिक डाइट आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन और फैट वो कैलकुलेटेड फॉर्म में होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, कीटोजेनिक डाइट, सो प्रोटीन और फैट, ओके। वी नो दैट पहले फैट ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, राइट, ओके, ऐसे याद रखना है, ओके। सो मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद प्रोटीन जाता है, बट जैसे मतलब फ़ैट होता है, फॉर एग्जांपल फ़ैट, कोई इंसान फ़ैट है तो वो फ़ैट होगा तो उसका फ़ैट ब्रेक डाउन होगा, अगर वो थीन होगा तो उसका प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, राइट। तो फैट एंड प्रोटीन का जो मात्रा होता है वो कंट्रोल में रखता है, वो ना कैलकुलेटेड होता है कीटोजेनिक डाइट में, ठीक है। दिस डाइट, पतला या मोटा होगा वो इंसान, है ना, तो पतला होने से प्रोटीन, मोटा होने से फैट, ओके। सो कीटोजेनिक डाइट कैलकुलेटेड फॉर्म में रहता है, प्रोटीन एंड फैट। दिस डाइट प्रोड्यूस मोर कीटोन, और ये डाइट में ज़्यादा कीटोन निकलता है, ओके। सो इस डाइट में अगर ज़्यादा कीटोन निकलेगा, ठीक है, एंड कीटोन इनहिबिट सीजर, सो इस डाइट में ज़्यादा कीटोन निकलेगा और कीटोन इनहिबिट सीजर, इसे याद रखेंगे, ओके। सो कीटोजेनिक डाइट है और उस डाइट में ज़्यादा कीटोन निकलता है, इसलिए इसको कीटोजेनिक डाइट बोलता है, और उसमें प्रोटीन एंड फैट कैलकुलेटेड फॉर्म में होता है, ओके, फाइन। तो हमें क्या मिला, 3 मिला। 3 में क्या मिला, ऑब्जेक्टिव में क्या था कि हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको कॉज ढूंढेंगे, उसको नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे, राइट। उसके बाद उसका कंट्रोल कैसे करेंगे वो बोला, कॉज कैसे ढूंढेंगे वो बोला, कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग कीटोजेनिक डाइट देंगे उसको, ठीक है। देन स्टेटस एप्टिलिकस, आई डोंट नो व्हाई इट्स देयर, पढ़ लेते हैं, ओके। स्टेटस एप्टिलिकस, it is a continuous seizure that lasts more than 30 minutes of a series of seizure from which the child does not regain a primordial level of consciousness. Continuous seizure है that lasts for more than 30 minutes,
और सीरीज ऑफ सीजर, एक के बाद एक आता ही जा रहा है, फ्रॉम विच अ चाइल्ड डज नॉट रिगेन कर ही नहीं पाता लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्री मॉर्बिड। ओके, गॉट इट। स्टेटस एप्टिलिकस, सो एक था आपका सीजर, और स्टेटस एप्टिलिकस क्या होता है, ये नाम ही लंबा जैसा लगता है ना, स्टेटस एप्टिलिकस। ओके, एपिलेप्टिकस ओके, सो ये नाम ही बड़ा लगता है। तो इसमें ना प्रोलॉन्ग लंबा समय तक होगा, 30 मिनट भी हो सकता है इसमें, सीरीज़ एक के बाद एक भी हो सकता है। और ये जो एक के बाद एक हो रहा है ना, उसमें उसका प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वापस लौट के नहीं आएगा, मतलब वो उसी कॉन्शियसनेस में उसका एक के बाद एक होता रहेगा। ठीक है, ओके। इसका मैनेजमेंट क्या है, एक्चुअली मैनेजमेंट दिया है इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। ठीक है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एयरवे, एडमिनिस्टर ऑफ ऑक्सीजन, मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन। ओके, आएगा वो इनसे आते ही उसका वाइटल्स चेक करेंगे, है ना। मेंटेनेंस ऑफ वाइटल्स नॉर्मल रखेंगे, वाइटल्स नॉर्मल रखना है, वाइटल्स नॉर्मल रखेंगे तो उसका ऑक्सीजन भी नॉर्मल रखना है, उसका हाइड्रेशन भी नॉर्मल रखना है, उसका एयरवे भी नॉर्मल, ABC एयरवे नॉर्मल रखेंगे। देन उसका हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ऑक्सीजन भी नॉर्मल रखना पड़ेगा। एंड IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायजेपाम एंड फिनोबार्बिटॉल, उसमें हमको क्या क्या मिला था, फिनोबार्बिटॉल, फिनाइटॉइन, कार्बामेज़ापाइन और लोराज़ेपाम, राइट। सो इसमें क्या हम लोग डायजेपाम देंगे और फिनोबार्बिटॉल सेम। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, यार मन ही नहीं जाता तुम्हारी तरह मेरे को भी, पर करना तो पड़ेगा ही। नर्सिंग मैनेजमेंट, सो इसमें फर्स्ट है असेसमेंट, ड्यूरिंग सीजर एसेस फॉर नॉट हार्ड। ड्यूरिंग सीजर हम लोग क्या एसेस करेंगे, ABC हमने बोला था, इंडिकेशन ऑफ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब उसका एयरवे चेक करेंगे। ओके, सिग्निफिकेंट प्री सीजर इवेंट, मतलब उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, किस लिए हो रहा है। बिहेवियर बिफोर द सीजर अटैक, बिहेवियर देखेंगे, उसको ऑरा बोलते हैं। टाइप ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट्स, टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ सीजर, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनल एंड स्टूल। ओके, एक इंसान है, उसका सीजर चल रहा है, ठीक है, तो उसको तो पहले कंट्रोल वगैरह कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसका कब से कितना तक रहा सीजर वो देखेंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, है ना। और हम लोग ये भी उससे पूछेंगे कि पहले कितनी बार हो चुका है और क्यों होता है, वो भी पूछेंगे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ प्री सीजर इवेंट, मतलब प्रोवोकिंग फैक्टर क्या है उसका, पहले मतलब कैसा था वो भी पूछेंगे। तो दैट्स ऑरा, बिहेवियर बिफोर द सीजर अटैक, ऑरा क्या है उसका, है ना। ब्रीथिंग वगैरह देखेंगे, टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट, क्या क्या उसने एबनॉर्मल मूवमेंट किया वो भी देखेंगे। देन इनकॉन्टिनेंस हुआ क्या उसका, यूरिन और स्टूल का इनकॉन्टिनेंस हुआ क्या। कलर चेंजेस, पेलर, साइनोसिस, फ्लशिंग। ओके, कलर चेंज, अच्छा कलर उसका चेंज हो गया क्या वो भी देखेंगे। क्लेंचिंग ऑफ टीथ एंड टंग बाइट वो भी देखेंगे, और डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, ये ड्यूरिंग देख रहे हैं ना हम लोग। सो ड्यूरिंग हम लोग क्या देखेंगे, एक इंसान है उसको सीजर हो रहा है, ठीक है, एक इंसान है उसको ना सीजर हो रहा है, तो उसको सीजर होगा तो उसका क्या होगा, जैसे कि उसका ना मुंह एकदम येलो सा पड़ गया, तो उसका हम लोग कलर देखेंगे। कब से कब तक, स्टार्टिंग एंडिंग टाइम देखेंगे हम लोग। तो बिहेव कैसे कर रहा था, उसका हाथ ऐसे वैसे ऐसे जा रहा था, तो वो मूवमेंट हमने देख लिया, उसका मूवमेंट देख लिया। पहले कैसा था, ऑरा देखेंगे। प्रोवोकिंग फैक्टर किस लिए हुआ, उसके बाद ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, है ना, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, उसका नोज देखेंगे, नोज में ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या देखेंगे, ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मूवमेंट ऐसा कर दिया, वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं वो भी देख लिया,
स्टार्टिंग एंडिंग टाइम भी देख लिया, उसका ब्रीथिंग, उसका नोज में से ब्रीथिंग देख लिया, है ना। उसके बाद हम लोग कलर भी देख लिया। क्लंचिंग ऑफ टीथ और टंग बाइट, यार इसको क्या हो गया, क्लंचिंग ऑफ के टीथ और टंग बाइट, टीथ को क्लंच कर रहा है क्या, टीथ और टंग बाइट कर रहा है क्या, ऐसा ऐसा टंग बाइट कर रहा है, मतलब टंग बाइट कर रहा है क्या, क्लंच कर, ओके। डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस कितना था वो भी देखेगा। नॉट हार्ड ना, हो जाएगा, कर लेगा हम लोग इतना, तो कॉन्शियस था कि नहीं वो भी देखेगा। उसके बाद आफ्टर सीजर एसेस फॉर, आफ्टर सीजर क्या करेगा, डिग्री ऑफ मेमोरी लॉस, उसको भाई तेरे को याद आया, मेमोरी लॉस, भाई तेरे को याद है तेरे साथ क्या हुआ था, वाइटल्स चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं उसका। अभी कोऑर्डिनेशन पैरालिसिस कुछ ऐसा हो गया क्या, कोऑर्डिनेशन नहीं पैरालिसिस, वीकनेस ऑफ मसल देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, तो क्या बोल रहा है वो सब भी देखेंगे। उसके बाद पोस्टिक्टल ड्यूरेशन, ये देखना पड़ेगा मेरे को। प्यूपिलरी रिएक्शन, आंखें ऐसे गोल गोल घुमा रहा है क्या, वो सब देखेंगे, ठीक है। जैसे वो इंसान ना अभी ठीक हो गया, ठीक होते हैं हम उसका क्या देखेंगे, ठीक हुआ कैसे पता चलेगा, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका पैरालिसिस, उसका मसल वीकनेस ऐसा कुछ हो गया क्या, ओके। फॉर एग्जांपल तो ठीक हो गया, वो अभी बोलने लगा है तो स्पीच देखेगा, ठीक है। स्पीच के बाद भाई तेरे को याद हुआ क्या हुआ था तेरे साथ, मेमोरी लॉस। उसके बाद अच्छा वाइटल भी दिखेगा ना, वाइटल दिखेगा। उसके बाद क्या है कि उसका आँखों का मूवमेंट, यार भाई तो क्या कर रहा है, आँख ही वैसे घुमा रहा है, सो आँख, प्यूपिलरी रिएक्शन, ओके, प्यूपिलरी रिएक्शन। और फिर पोस्टिक्टल ड्यूरेशन, उसको देखना पड़ेगा, देख के आती हूँ। हाँ कंग्रेचुलेशंस गाइस, मेरे को मिल गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका पोस्टिक्टल ड्यूरेशन का मतलब होता है कि उसका वो जो उसका रिकवरी पीरियड है वो कितना टाइम तक गया, कि वो कंफ्यूज था वगैरह था ना, तो वो कब ठीक हो गया कन्फ्यूजन से, वो है उसका, ठीक है। तो 6 हो गए उसका, अब आगे का दिखेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब सीज़र हुआ है तो उसका रिस्क ऑफ इंजरी तो होगा रिलेटेड टू सीज़र एक्टिविटी। अब ब्रीथिंग रेट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ ब्रीथिंग है भाई। इनएफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू स्पाज्म ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, मस्क्यूलेचर का स्पैज्म हो गया, उसके लिए उसका ब्रीथिंग ख़राब हो गया। इनएफेक्टिव एयरवे प्रेजेंस ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन और सेक्रेशन, ट्रैकिया और ब्रोंकस का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, उसके लिए भी हो सकता है उसका। धीरे धीरे जाएंगे, ओके। रेस्पिरेटरी के बाद फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी मसल ख़राब हो गया, खांसी नहीं आ रही बेचारे को, ट्रैकियो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसका। सोशल आइसोलेशन रिलेटेड चाइल्ड्स फीलिंग अबाउट सीजर, पब्लिक फियर एंड मिसकंसेप्शन। Chronic low self-esteem related to lack of control over seizure, easy है। उसको सीज़र आएगा तो उसका इंजरी का रिस्क होगा, तो रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू सीज़र एक्टिविटी। उसके बाद उसका क्या होगा कि वो बेचारा ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, इनएफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी कंट्रैक्शन, स्पैज्म ऑफ रेस्पिरेटरी मस्कुलेचर, ओके। और उसका ट्रैकियो ब्रोंकियल स्पैज्म हो गया, ineffective airway clearance related to tracheobronchial spasm, presence of tracheobronchial obstruction, okay, और secretion। उसके बाद उसका ये सब हो गया, फिर उसको fear हो सकता है, social isolation related to child's feeling about seizures, fear, public fear and misconception, इसके लिए। उसके बाद उसका क्या होगा कि उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सीजर कंट्रोल नहीं कर पाता तो सेल्फ एस्टीम लो। मेरा ऐसे ही सेल्फ एस्टीम लो है तो उसका तो और भी हो जाएगा ना,
but I say you should always be strong. मुझे ना फ़नी लगता है ना जब मैं भाषण देती हूँ. ओके, रिवाइज करते हैं, ठीक है. पहले तो सीज़र का डेफिनेशन. सो सीज़र का डेफिनेशन में मैंने 3 चीज़ बोला था. आप बताओ कौन सी? सडन अटैक, उसके बाद एबनॉर्मल सेरिब्रल फंक्शन, सॉरी ऑल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन. सो क्या हो गया? It is a sudden attack of altered cerebral function where there is a abnormal electrical discharge from the brain. Seizure done. उसके बाद हम लोग क्या देखेगा कि क्लासिफिकेशन. सो पार्शियल एंड जनरलाइज. पार्शियल का सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जनरलाइज का दिखेगा. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा कि सिंपल का विद मोटर साइन और विद सेंसरी साइन. देन जनरलाइज का क्या बोला था मैंने? जनरलाइज का बोला था कि एक तो एब्सेंट सीजर होगा, एक तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर होगा जो क्लासिक है हम लोग का. क्लॉनिक से मायोक्लॉनिक आ गया, और काइनेटिक, और मतलब कुछ तो मैंने बोला था ना, दौड़ रहा है वगैरह, तो ए काइनेटिक सीजर आ गया. ओह अच्छा, मायोक्लॉनिक, माई चाइल्ड इन्फेंट दौड़ रहा है, इन्फेंटाइल स्पैज़म आ गया, और फिर एकाइनेटिक सीज़र आ गया, है ना. उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा था कि पार्शियल सीज़र. पार्शियल सीज़र क्या होता है कि उसमें ना 1 और मोर सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब इफ़ेक्ट होता है, ठीक है. और उसके लिए 1 और मोर सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन लिमिटेड टू 1 और मोर सेरिब्रल कॉर्टेक्स. उसके बाद क्या था? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, FPT, फ्रंटल पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब. FPT कुछ करके यार आप बता दो ना कैसे याद करो FPT. देन उसके बाद आता है कि सिंपल पार्शियल. तो सिंपल पार्शियल में क्या होगा कि सिंपल पार्शियल में एक हेमिस्फीयर इफेक्ट होता है ना, एक हेमिस्फीयर इफेक्ट होता है और रिजल्ट कर सकता है इन ओके, देयर इज़ 1 हेमिस्फीयर इज़ अफेक्टेड which results, an affected hemisphere may result in motor symptoms और sensory और somatosensory symptoms. इसको साइकिक या फिर ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, है ना. हाउ इट्स रिटन, लेट्स सी. उसके बाद आएगा आपका क्रॉनिक और कम्प्लेक्स. कम्प्लेक्स में बोथ क्या था? कम्प्लेक्स में बोथ हेमिस्फीयर आर इन्वॉल्व्ड. 1 hemisphere of the brain is affected. Affected person may have only motor symptoms or somatosensory or psychic or autonomic symptoms. यार हो रहा है. उसके बाद आएगा जनरलाइज सीजर. जनरलाइज सीजर में क्या होगा कि न्यूरोनल एक्साइटेशन स्प्रेड इनटू द एंटायर ब्रेन स्टेम. ओके, जनरलाइज सीजर या. देन उसके बाद आएगा आपका टॉनिक क्लॉनिक सीजर. सो टॉनिक क्लॉनिक हम लोग का एक क्लासिक कन्वल्सिव सीजर है. उसके बाद इसमें क्या बोला था? क्लासिक है. ओके, सो जो टॉनिक फेस होता है उसमें क्या होता है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. प्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस में जाता है. प्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ मसल कंट्रैक्शन is a tonic phase, and then chronic phase is followed by repeated muscle jerk, chronic phase. Okay, then we have absence seizure. इसमें क्या होगा? consciousness का absence होगा. so फिर there is impairment of consciousness. absence seizure consists of impairment of consciousness. और इसमें क्या involve करेगा? it involves, but it may include tonic clonic and automatism. okay, tonic clonic and automatism by other components. then उसके बाद आएगा आपका एकाइनेटिक. एकाइनेटिक में वो भाग रहा था. क्या था कि उसका मोमेंटम, सो सडन मोमेंटम लॉस
ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो सडनली गिर जाता है ना, तो पोस्चर कंट्रोल एंड मसल टोन. ओके, देन वायलेंटली फॉल, उसका क्या था, इट कॉजेज द चाइल्ड टू फॉल ऑन द फ्लोर वायलेंटली. ओके, उसके बाद आएगा मायोक्लॉनिक सीजर. मायोक्लॉनिक में मसल रिलेटेड, मसल कंट्रैक्चर. सो देयर सडन मसल कंट्रैक्चर और अ ग्रुप ऑफ मसल कंट्रैक्चर. उसके बाद क्या था, with or without loss of consciousness, is characterized by sudden brief contracture of the muscle or a group of muscle with or without loss of consciousness. ब्रीफ भी होगा, ठीक है, सडन ब्रीफ होगा. देन उसके बाद आपका क्या आता है, इन्फेंटाइल स्पैसम. सो इसमें क्या होता है कि कैरेक्टराइज बाय सडन ब्रीफ मसल स्पैसम. सडन ब्रीफ मसल स्पैसम क्या था, कुछ तो था, मसल स्पैसम इसमें भी है, पर इसमें कुछ तो था, मसल बोथ मसल स्पैसम. ओ, सिमेट्री मस्कुलर कंट्रैक्शन था इसमें, राइट. सो लेट्स सी, 6 to 8 months में होता है. occurs at 6 to 8 months of age, characterized by massive spasm of muscle manifested as sudden, brief and symmetric muscle contracture with or without loss of consciousness. I'm almost right, just see writing का difference वो लिख लेगा. उसके बाद हम लोग गया था पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या था कि एक इंसान ऐसे डांस कर रहा था, सो ही वॉज हाइपर एक्साइटेबल. ओके, तो वो क्या कर रहा था कि वो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकल रहा था, ठीक है. स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज arised from the hyper excitable cells. उसका नाम क्या था, एपिलेप्टोजेनिक cells known as epileptogenic, initiated by a group of hyperexcitable cells. Okay, उसके बाद क्या हुआ कि उसको किसी ने ऐसे बुला दिया, वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुली, तो उसका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुली. उसके बाद क्या होगा, न्यूरोनल एक्साइटेशन स्प्रेड टू एंटायर ब्रेन स्टेम, जनरलाइज एक्साइटेशन, न्यूरोनल एक्साइटेशन. उसके बाद क्या होगा, ये लिमिटेड टू ओनली फोकल एरिया ऑफ द ब्रेन. ओके, टेशन इन फोकल एरिया ऑफ द ब्रेन, सो इससे पार्शियल सीजर. उसके बाद हम लोग डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, और ये तो नहीं किया ना, मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट तो हो ही गया बट स्टिल रिवाइज कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू वाया आते ही हम लोग उसको कंट्रोल करने का ट्राई करेगा, कंट्रोल द सीजर एंड प्रिवेंट रिलैप्स. नहीं, प्रिवेंट मतलब वापस नहीं, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेंगे, प्रिवेंट तो नहीं कर सकते ना. कंट्रोल द सीजर एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द कॉज and help the child to live a normal life. Okay, so first to control the seizure and reduce the frequency, so we'll give an anti-convulsive drug like phenobarbital, then phenytoin. Okay, phenobarbital, phenytoin, carbamazepine और lorazepam, राइट. उसके बाद हम लोग डोसेस देखेंगे. डोसेस किसके अकॉर्डिंग, डोसेस था तुम्हारा किसके अकॉर्डिंग था, सीरम ड्रग लेवल. द डोसेस ऑफ द ड्रग आर डिटरमाइंड बाय मॉनिटरिंग द सीरम ड्रग लेवल. उसके बाद जब वो कंट्रोल हो जाएगा तब उसको कंटिन्यूस पर प्रोलॉन्ग टाइम तक देते रहेंगे. वंस सीजर आर कंट्रोल, ड्रग्स आर कंटिन्यूड फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम. ओके, उसके बाद हम लोग करेक्ट कॉज किस करेक्ट करेंगे, कॉज हम लोग करेक्ट करेंगे कि अगर ग्लास का एग्जाम्पल था, अगर हेमाटोमा है या फिर ट्यूमर है या फिर
सेरिब्रल लेशन है तो उसको रिमूव कर देंगे, सर्जिकल रिमूव. So once seizure activity is determined to be caused by hematoma, tumor or other progressive cerebration, surgical removal is treatment. Okay. उसके बाद हम लोग क्या करेगा कि कीटोनिक डाइट उसके बाद हम लोग कीटोनिक डाइट देगा. तो कीटोनिक डाइट पे क्या देगा कि कीटोनिक डाइट पे उसका कीटोन प्रोड्यूस होता है और कीटोन इनहिबिट करता है सीजर को. और इसमें प्रोटीन और फैट एक मतलब स्पेसिफिक कैलकुलेटेड पोर्शन में देता रहता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइसली कैलकुलेटेड पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड फैट विदाउट कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है इसमें. दिस डाइट प्रोड्यूस मोर कीटोन एंड कीटोन इनहिबिट सीजर. वेरी नाइस. ओके. उसके बाद हमने देखा था स्टेटस एप्टिलिकस. तो ये लंबा था. स्टेटस एप्टिलिकस लंबा नाम नहीं है. सो लंबा नाम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आपका कंटिन्यूअस सीजर होगा फॉर 30 मिनट या फिर लाइक बार बार होता रहेगा, लाइक अ सीरीज ऑफ सीजर इन विच द पर्सन विल नॉट गो बैक टू हिज प्री मॉर्बिड conscious level, right? So from which the child does not regain a pre-morbid level of consciousness. इंग्लिश का डिफरेंस है बस. उसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या देखा था हमने कि ड्यूरिंग सीजर क्या करेंगे हम लोग. ओ नहीं, इसका मैनेजमेंट कुछ और था. इसका मैनेजमेंट था हम लोग उसका वाइटल चेक करेंगे, हम लोग उसका एयरवे चेक करेंगे कि वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग तो नहीं हो रहा है उसका वाइटल देखेंगे. फिर उसका ऑक्सीजन देंगे उसको फिर ऑक्सीजन हाइड्रेशन देंगे. और फिनोबार्बिटोन था ना, इसमें फिनोबार्बिटल है और इसमें डायज़ेपाम है. डायज़ेपाम और फिनोबार्बिटॉल देंगे, बार्बिटॉल. ओके हो जाएगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नर्सिंग असेसमेंट ड्यूरिंग सीज़र हम लोग क्या असेस करेंगे. एक सीज़र हो रहा है उसका देखेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कितना है. उसके बाद उसका पहले का बिहेवियर देखेंगे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर बिफोर द सीज़र अटैक. सो उसको ऑरा बोलते हैं, ऑरा देखेंगे. उसके बाद हम उसका देखेंगे कि ओके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, प्रोवोकिंग फैक्टर क्या है उसका. तो उसका देखेंगे कि उसका बिहेवियर बिफोर द सीजर कैसा था, बिफोर द सीजर इवेंट. ठीक है, वो देखेंगे. वो देख लिया. अभी उसका ड्यूरिंग है ना, और क्या उसका मूवमेंट देखेंगे, मसल मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट, टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट क्या कर रहा है. फिर उसका ब्रीथिंग देखेंगे, ब्रीथिंग एक्टिविटी कैसा चल रहा है. फिर उसका मुंह देखेंगे, कलर कैसा चेंज हो रहा है ना. कलर चेंजेस कलर, लाइक उसका पेलर हो रहा है, साइनसिस हो रहा है, फ्लशिंग हो रहा है, फ्लशिंग पेलर साइनसिस हो जाता है पेलर में समथिंग एंड फ्लशिंग पेलर साइनसिस. ओके. देन उसका नोज़ भी और टीथ भी तो बनाया था, नोज़ और टीथ बनाया था ना. तो टीथ में होगा उसका टीथ टंग बाइट हो रहा है या फिर क्लंचिंग ऑफ टीथ हो रहा है क्या. उसका कॉन्शियसनेस देखेंगे, उसका आँख बना देंगे, कॉन्शियसनेस देखेंगे. उसका यूरिन एंड स्टूल देखेंगे. ओके दैट्स ऑल. अभी मैं इस पर्सन को बनाएगा. ये पर्सन है, उसका ऐसा, उसका मुंह में ऐसा कुछ हो गया, उसका नाक बना दिया, उसका आँख बना दिया कॉन्शियसनेस के लिए, और उसका टीथ बना दिया जो कि वो क्लंच कर रहा है. ओके, जीभ इसमें याद आ जाएगा. उसके बाद उसका मूवमेंट जैसे कि अजीब सा मूवमेंट कर रहा है हाथों का, ऐसे बना दिया. ठीक है, और क्या बना सकते हैं, इतना ही याद रखो यार. ये देखो बनाया, ये इंसान है. इसका आँख में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका क्या है, मतलब डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस दिखेगा. उसका डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है क्या, वो दिखेगा. इंडिकेशंस ऑफ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. उसके बाद उसका क्लंचिंग ऑफ टीथ हो रहा है कि नहीं, टंग बाइट कर रहा है कि नहीं, वो दिखेगा. उसका मुंह का रंग ऐसा पेलौर पड़ रहा है क्या, या फिर उसका
साइनोसिस या फ्लशिंग हो रहा है क्या वो देखेगा। उसका हार्ट का मूवमेंट देख रहे हो आप, एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट क्या कर रहा है वो देखेगा। वो इंसान का यूरिन देखेगा। अभी उसका ये यूरिन एग्जामिनेशन के लिए मतलब उसका यूरिन एंड स्टूल इनकॉन्टिनेंस क्या है वो देखेगा, इधर कॉन्टिनेंस है क्या। उसके बाद स्टार्टिंग एंड एंडिंग ये सब तो याद ही रहेगा ना, और प्रोवोकिंग फैक्टर हो जाएगा। फाइन गाइस, इतना काफ़ी है। ओके, सी यू टुमारो, बाय। थोड़ा पिज़्ज़ा खा लेना उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके लिए। थैंक यू, बाय।